हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू द चैनल ऑनलाइन सेक्शन। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था या संविधान से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हर एक टॉपिक के, चाहे वो पंचायती राज हो, स्वशासन व्यवस्था हो या संविधान के निर्माण से लेकर के संबंधित प्रश्न हो या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, इन सब से संबंधित प्रश्न हो जो भी आपके एग्जाम पेपर में पूछने के बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं और वहाँ से कुछ प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं। उन सभी प्रश्नों के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट लेकर के। और सबसे बड़ी बात आज की क्लास की ये होगी, पहली बात कि 70+ क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे और हर एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में समझेंगे। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन रटना नहीं है, लगाना नहीं है, उनको समझते हुए चलेंगे ताकि जो आपकी कल क्लास हुई थी, इंडियन पॉलिटी की मैराथन हुई थी, उसका एक बढ़िया रिवीजन आपका हो जाए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इस टॉपिक से, इसके सिलेबस से, जो पॉलिटी वाला सिलेबस आपके पेपर 1 और 2 दोनों में पूछा जाता है, वहाँ से कैसे प्रश्न बनते हैं वो भी चीज़ आपको समझ में आएगी। और दोस्तों, दोनों ही पेपर के लिए ये बिल्कुल डेफिनेटली हेल्पफुल क्लास है, बहुत बेहतरीन तरीके से। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं बहुत ही जोरों शोरों के साथ। आप सभी ने आंसर करना है, आपने बढ़िया तरीके से कल रिवीजन कर लिया होगा। सारे टॉपिक्स मैं आपको कवर करा चुकी हूँ एक ही मैराथन क्लास में इंडियन पॉलिटी की। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आपसे रिक्वेस्ट है, क्वेश्चंस लगाने से पहले आप उस क्लास को जरूर देखें तो आपको मजा आ जाएगा। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। आज पॉलिटी का सारा खेल खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम पॉलिटी को हाथ नहीं लगाएंगे एग्जाम से पहले, क्योंकि आज ही आपका सारी चीजें हम कवर कर चुके होंगे। तो सबसे पहले चलिए शुरुआत होने जा रही है आपके क्वेश्चंस की। पंचायती राज से संबंधित जो भी प्रश्न आपके एग्जाम पेपर में पूछे जा सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से, वो आपके एकदम सामने है। और हाँ गाइज, एक बार शुरुआत होने से पहले सभी अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कर दे ताकि सभी लोग क्लास से जुड़ पाए और सीख पाए ये सभी चीजें जो आपके लिए की जा रही है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो सभी ऑप्शंस आपके सामने हैं। 71वें संविधान संशोधन, 72वें या 73वें संविधान संशोधन के द्वारा या 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो बताइए जल्दी से, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन अधिनियम के द्वारा दिया गया? चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन को आप लॉक करना चाहेंगे? बिल्कुल, तो कंप्यूटर महाशय जी को बोल दिया जाता है, आप सभी सी ऑप्शन के साथ है। सी ऑप्शन को लॉक किया जाए तो ये एकदम सही जवाब आपने दिया। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला। और कौन से भाग में जोड़ा गया ये भी जानते हुए चलिए। तो संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया, ठीक है। और इसके बाद अगर बात करें 74वें संविधान संशोधन 9A जोड़कर इसमें नगर पालिकाओं की संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है। यहाँ नगर पालिका की बात की है। अगर आपसे पूछा जाए नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया, तो तब आप बताएंगे 74वें संविधान संशोधन। लेकिन अगर पूछे पंचायती राज व्यवस्था को तो तब 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। दोनों में अंतर भी समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, पूछा गया है कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? पूछा गया है 73वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? पंचायती राज से, मुद्रा विनिमय से, वित्त आयोग से या भारतीय रिजर्व बैंक से? तो भाई अभी अभी तो हमने जाना पंचायती राज व्यवस्था से है 73वें संविधान संशोधन का संबंध। अभी बिल्कुल डिटेल में हमने बात की इसके बारे में, पिछला सारा रिवाइज हो जाएगा आपका आज की क्लास में, कल वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आते हुए,
यहाँ क्या पूछा गया है वो देखेंगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित किया। तो मतलब वही प्रश्न आप देख पा रहे हैं कई तरह से पूछा जा चुका है, घुमा घुमा के, ठीक है। ऐसे ही, क्योंकि नए प्रश्न कहाँ से लाएगा एग्जामिनर। अब भाई टॉपिक वही है, टॉपिक के अंदर डिटेल्स वही है, तो क्वेश्चन पूछने का तरीका बस बदलेगा, बाकी प्रश्न तो यही मिलेंगे आपको घुमा फिरा करके। और आपके इन्हीं में से क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। जो सीरीज आज हम कर रहे हैं इसमें सारे टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस मैंने डाले हैं, तो आपको यहीं से फंस जाएंगे क्वेश्चन। तो बताइए जल्दी से, पंचायती राज व्यवस्था अभी तो बात की, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम अभी कैसे भूल जाएंगे आप, ठीक है। 1993 में हुआ था ये संविधान संशोधन, याद रहेगा आपको, बिल्कुल। और साथ ही साथ मैंने आपको जब ये टॉपिक पढ़ाया तो आपको बताया था कि सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ हुई थी, राजस्थान के नागौर जिले में। ये एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी पूछा जाता है कि सबसे पहले कहाँ हुई, ठीक है। और कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थी, त्रिस्तरीय, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और इस समय प्रधानमंत्री जी कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया। नगरीय स्थानीय सरकारों को, यहाँ ग्राम स्तर की बात नहीं की जा रही है, यहाँ की जा रही है नगर स्तर की, यानी नगर पालिका, नगर निगम, इन सब की, ठीक है। तो नगरीय स्तर पर जो सरकारें होती है उनको संवैधानिक दर्जा मिला था, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, तो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। 73वां हमने जान लिया, इसमें तो आपका क्या हुआ था, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला था, लेकिन 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और कौन सी अनुसूची में जोड़ा गया, तो 12वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया, ठीक है। और भाग कौन से में, भाग 9A में, ठीक, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो अगला प्रश्न आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पर पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि वो अपने यहाँ ग्राम पंचायतों का गठन करें। तो इससे संबंधित है दोस्तों अनुच्छेद 40, ठीक है। अनुच्छेद 40 में क्या किया गया है, सरकार को, राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि सभी राज्यों में अपने अपने यहाँ क्या हो, ग्राम पंचायत का गठन किया जाए। और ये जो आपने नीति निर्देशक तत्व पढ़े थे उनके अंतर्गत ये आता है, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। आगे बात की गई है, अगला प्रश्न है त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है। आपको बताना है कि वो 3 स्तर कौन कौन से होते हैं। भाई मैंने आपको एक टेबल की हेल्प से बताया था कि ग्राम सभा है ना, या ग्राम पंचायत, फिर उसके बाद ब्लॉक स्तर पर आधारित पंचायत थी, ठीक है। उसको हम क्या बोलते थे, ब्लॉक या पंचायत समिति बोलते थे। और फिर तीसरे नंबर पर क्या आती थी, आपकी जिला परिषद आती थी, ठीक है। तो ये 3 स्तर थे, पहला, दूसरा और तीसरा। कौन कौन से, ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति और जिला परिषद, ये 3 स्तर होते थे। अब जल्दी से देख के बताओ मुझे कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, वही इसमें पूछा गया है कि पंचायत के जो 3 स्तर है वो कौन कौन से है। पहला देखते हैं ग्राम सभा, जी नहीं, ग्राम सभा नहीं, वो ग्राम पंचायत होती है। आगे बात करते हैं जनपद पंचायत, तालुका पंचायत, तो ये तो बिल्कुल अलग अलग ऑप्शन है यहाँ पर। तीसरा ऑप्शन है पंचायत, ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति और जिला परिषद, एकदम सही जवाब। आप सभी ने सी ऑप्शन जिसने भी चुना एकदम करेक्ट आपका है। यहाँ पर पूरा इसका बताया गया है कि कौन कौन से 3 स्तर है जिनके बारे में मैं आपसे बात कर चुकी हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखते हैं क्या पूछा गया है इस बार। निम्नलिखित में कौन सी संस्था पंचायती राज संस्था नहीं है। क्या पूछा है, कौन सी पंचायती राज संस्था नहीं है। तो भाई 3 स्तर कौन कौन से हमने जाने थे, भाई ग्राम सभा है ना, ग्राम सभा जानी थी क्या, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, कौन सा इनसे संबंधित नहीं है, ग्राम सहकारी सोसाइटी। तो आपने पंचायती राज में बाकी सभी के बारे में सुना और पढ़ा है, लेकिन
आपने ग्राम सहकारी सोसाइटी का नाम इसमें कहीं नहीं सुना होगा, तो यही इसका सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने रखा था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखने को बिल्कुल मिल सकता है आपके पेपर में। तो बताइए किसने दी थी, किसने प्रस्ताव रखा था त्रिस्तरीय पंचायत का? बलवंत राय मेहता समिति ने, अशोक मेहता समिति ने, या फिर रॉयल कमीशन ने, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आपको ये मैं बता चुकी हूँ कल बहुत अच्छे तरीके से कि बलवंत राय मेहता समिति ने प्रस्ताव रखा था त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का। ठीक है, बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन पंचायती राज से संबंधित नहीं है? क्या पूछा है, निम्न में कौन, अच्छा, पंचायती राज से संबंधित है। देखिए प्रश्न ध्यान से पढ़ा तो पता चलेगा आपको पूछा क्या है, नहीं तो अभी गलत हो जाता। तो पूछा है कौन सी संबंधित है, तो अभी अभी हमने किसके बारे में बात करी, पंचायती राज, वो बलवंत राय मेहता समिति के संबंध में, और इसमें यही पूछा है कि कौन संबंधित है पंचायती राज से। तो भाई ये दिख गया हमको यहीं पर, ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता समिति संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, पंचायत समिति किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होती है? बताओ किसके लिए जवाबदेह होती है? भाई ग्राम पंचायत तो होती है पंचायत समिति के लिए जवाबदेह, और पंचायत समिति किसके लिए होगी? जिला परिषद के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी एकदम सही। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जिसे पूछा गया है, पंचायती राज प्रणाली पहले किन दो राज्यों में लागू की गई थी? ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। आंध्र प्रदेश, राजस्थान, या असम, बिहार, या अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, या पंजाब और चंडीगढ़। अगर आपको दूसरा राज्य भी नहीं पता है, पहला तो पता है, पहले के बारे में तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में, यानी सबसे पहला राज्य राजस्थान था, है ना, और ऑप्शन में आपको इसी में मिला है सिर्फ राजस्थान, तो यही सही हो जाएगा। एक तो ऐसे आप पता कर सकते हैं, और बाकी जब प्रश्न आ ही गया है तो दोनों के बारे में आप लोग जानते हुए चलिए, क्योंकि क्या पता कब कैसे कहाँ रिपीट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। तो देखते हैं। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का आरंभ सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था, जबकि आंध्र प्रदेश में 1959 में ही इसका आरंभ किया गया था, और इसको 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक रूप से इसको दर्जा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया? किस राज्य ने? अभी अभी बात की, बताओ किसने अपनाया था सबसे पहले? तो राजस्थान ने, और राजस्थान के भी कौन से जिले में? नागौर जिले में। याद रखेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान पहला राज्य है जिसने क्या किया? ऑप्शन ए स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया, या मंडल प्रणाली प्रारंभ की, या चेयरपर्सन के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन, या चेयरपर्सन के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन। तो भाई अब तो आंख बंद करके आप लोग बता देंगे कि राजस्थान को स्थानीय स्वशासन के प्रारंभ करने की वजह से इसको यहाँ पर ज्यादा महत्व दिया गया है, और यही ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आपने बताया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जिसमें पूछा गया है, थोड़ा नीचे इसको लेके आते हैं। अब देखिए आपको दिख रहा होगा आसानी से बहुत, लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का आशय है। लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि भाई एक संघ, अगर संघ के हाथों में शक्तियां हैं तो वो थोड़ी थोड़ी सबके हाथों में देगा, यानी राज्य सरकार, फिर स्थानीय सरकार, सब में उसको बांट देगा, यानी अपनी शक्तियों को क्या कर देगा? विकेंद्रीकरण कर देगा, फैलाएगा, बांट देगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से क्या कहलाएगा? विकेंद्रीकरण। तो यही पूछा है, इससे आप क्या समझेंगे? संघीय सरकार, या संसदीय सरकार, या लोकतांत्रिक सरकार, या फिर स्थानीय सरकार? बताओ किससे संबंध है लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का?
तो थोड़ा सा ध्यान लगाने की बस आवश्यकता है। बिल्कुल विकेंद्रीकरण करने के लिए ही तो स्थानीय सरकार या स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई थी, ताकि जो जनता है वो डायरेक्टली सरकार के कार्यों में क्या कर सके, भागीदारी दिखा सके, सक्रिय हो सके। इसीलिए तो पंचायती राज व्यवस्था शुरुआत की गई थी, ताकि शक्तियों का थोड़ा सा विकेंद्रीकरण किया जाए, बंटवारा हो सके। ठीक है, और हमारे देश की जो जनता है वो भी इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके अपने विकास के लिए। तो ये अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे गाइस। बहुत बढ़िया तरीके से आपको सारी चीजें कवर हो जाएंगी ईवीएस की, और हम लगभग सारा सिलेबस भी कवर कर चुके हैं। बस आपका साइंस वाला पोर्शन बाकी है। इसके तुरंत बाद हम साइंस वाली क्लासेस शुरू कर देंगे आपकी, दोनों पेपर के लिए फुल टू हेल्पफुल रहेगी आपके लिए वो भी क्लासेस जो साइंस की हम लोग शुरू करेंगे इस क्लास के बाद में, यानी नेक्स्ट डे से। ठीक है, तो बिल्कुल बहुत मेहनत के साथ मैं आपके साथ लगी हुई हूँ, आप भी उतनी ही मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आप लोग गेन कर सकते हैं। घबराने की, पैनिक होने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि हमने इतने अच्छे तरीके से सिलेबस को कवर कर लिया है। ठीक है, इतना कोई भी नहीं कर पाया होगा, बाकी जगह से पढ़ने वाले लोग नहीं कर पाए होंगे इतना। आप देखिए क्लासेस को चला करके, आपको पता चल जाएगा आप कितना आगे हैं उन सब से। ठीक है, तो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ होगा, टेंशन नहीं लेनी है। जितना समय बचे रिवीजन करते रहो, क्योंकि इन चीज़ों को मैं दोबारा से रिवाइज नहीं करवाऊंगी। टेस्ट लूंगी, उसके थ्रू जो चीज़ें आती रहेगी वो तो अपनी आपकी रिवाइज होगी ही होगी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं दोबारा से सारी चीज़ें आपको कवर कराऊंगी, बिल्कुल नहीं। वो रिवीजन आपको स्वयं करना है। ठीक है, नोट्स इसीलिए तो बनवाए जा रहे हैं आपके, ताकि आप रिवीजन कर सके। बिल्कुल, आप में से किसी ने पूछा भी था कि मैम आप रिवीजन करवाएंगे क्या दोबारा से सारी चीज़ें? ऐसे थोड़े ही ना कि एक चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट में दोबारा से बताऊंगी आपको। वो क्वेश्चन आते रहेंगे, वहाँ रिवीजन होता रहेगा प्रैक्टिस सेट के दौरान। हिंदी के भी प्रैक्टिस सेट में आपके लिए बहुत शायद आज कल में ही शुरू कर दूंगी। प्रीवियस ईयर पेपर से शुरुआत करेंगे और फिर बहुत सारे प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। चलिए खैर अपने प्रश्न पर आते हैं। पूछा है भारत में आधिकारिक लोकतंत्र निम्न में से कौन सुनिश्चित करता है? पंचायती राज, अंतरराज्यीय परिषद, राष्ट्रपति या सीजीए? भाई यहाँ पर आधिकारिक लोकतंत्र की बात की जा रही है और हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? पंचायती राज, यही इसका सही जवाब भी होगा। ठीक है, यहाँ देखिए थोड़ा सा और, भारत में पंचायती राज आधिकारिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करता है। आधिकारिक लोकतंत्र का आशय क्या है? निचले स्तर पर लोगों की भागीदारी। ठीक है, यही है क्या? आधिकारिक लोकतंत्र। आगे चलते हैं, आगे बढ़ेंगे। अब न्यायपालिका से संबंधित आपके सारे प्रश्न आएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर दो वन लाइनर की फॉर्म में मैं आपको पॉइंट्स बताना चाहूंगी कि भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकार किस संस्था के पास होता है? तो संविधान की व्याख्या करने का जो प्राधिकार होता है वो किसका होता है? भारत का उच्चतम न्यायालय के पास ये अधिकार होता है। अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण कौन करता है? ठीक है, तो ये पर्यवेक्षण करने का काम भी किसका होता है? उच्च न्यायालय का होता है। ठीक है, कि सारी चीज़ें सही अच्छे तरीके से कानूनों को फॉलो कर भी रहे हैं या नहीं, तो ये जांच भी उच्च न्यायालय के पास इसका अधिकार होता है। अगला प्रश्न अब यहाँ से आपके सामने क्वेश्चन आने शुरू हो गए। बताइए, औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना डैश के अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। जब मैंने आपको संसदीय प्रणाली या शायद न्यायपालिका से संबंधित टॉपिक आपको कवर कराया था कल की क्लास में, उसको शुरू करने से पहले ही जो सबसे पहली लाइन मैंने आपको बोली थी वो यही थी। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो अब तक आप लोग आंसर कर चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल 1935 के अधिनियम के अंतर्गत की गई थी भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना। ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आते हुए, इसमें पूछा गया है भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भाई उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति जी करेंगे। जाना तो था कल की क्लास में, राष्ट्रपति की सलाह पर ही क्या होता है? अनुच्छेद
24 के तहत क्या होता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, या राष्ट्रपति की परामर्श पर, सलाह पर ही इनकी नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं, किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं, यानी उनको जो अपने पद त्यागना होता है, या सेवानिवृत्त यानी उनका जो समय होता है, कितने समय तक वो न्यायाधीश रह सकते हैं, तो ये उनकी आयु पर निर्भर करता है कि भाई जैसे ही उनकी आयु 65 वर्ष होगी उनको सेवानिवृत्त होना पड़ता है अपने पद से। तो ये हो जाता है इसका सही जवाब, 65 वर्ष होती है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे देखते हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। तो अभी तो देखा भाई, सर्वोच्च न्यायालय कह ले या उच्चतम न्यायालय कह ले, बात तो एक ही है, हमको क्या पागल बनाता है, एग्जामिनर ऐसा ही तो करता है। तो 65 वर्ष बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अधिवार्षिकता आयु क्या है। लो बताओ, सेम क्वेश्चन और अलग अलग थोड़ा सा चेंज कर रहा है एग्जामिनर, फिर पूछ रहा है। ऐसे ही ये क्या करते हैं, क्वेश्चंस को थोड़ा पैटर्न बदल देते हैं बस, बाकी रहती वही चीजें हैं। यहाँ भी 65 वर्ष हो जाएगा। अब तो आपको बहुत अच्छे से ये याद भी हो गया होगा। और अब हम आगे देखेंगे अगला प्रश्न, ये रहा, निम्न में से कौन सी रिट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है। बताओ कौन सी ऐसी रिट है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है। तो यहाँ ये आपको नई जानकारी मिलेगी, वो कौन सी रिट है, परमादेश है। चलो देखो इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर जानेंगे कि परमादेश रिट केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है, और परमादेश की मांग ऐसे किसी भी सरकारी प्राधिकारी के विरुद्ध की जा सकती है जो अपने लोक या संवैधानिक कर्तव्य या दायित्व का पालन करने से इनकार करता हो या सही से ना कर रहा हो। ठीक है, तो उसके खिलाफ एक रिट जारी की जाती है, परमादेश। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन होता है। अभी इस टॉपिक की शुरुआत करते ही सबसे पहला प्रश्न यही वन लाइनर की फॉर्म में हमने देखा था। तो कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन है, सर्वोच्च न्यायालय है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, संविधान की व्याख्या कौन करता है। अरे अभी तो बताया, कौन करता है, न्यायपालिका करती है। भाई विधानमंडल की बात नहीं की, कार्यपालिका नहीं, राष्ट्रपति नहीं, न्यायपालिका करती है, सी ऑप्शन। आगे चलिए, यहाँ अब मंत्री परिषद से संबंधित प्रश्न आने शुरू हो जाएंगे आपके सामने, जिनमें पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ये क्या हो रहा है, आंसर भी आप लोग को दिख जाता है। मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। तो भाई मंत्री परिषद का प्रमुख कौन, प्रधानमंत्री, तो वही तो करेगा अध्यक्षता बैठकों की। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन ए एकदम सही जवाब आप सभी ने दिया। यहाँ देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए बताओ कितने आयु आपकी होनी चाहिए अगर आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। कौन कौन चाहता है प्रधानमंत्री बनना, देख लीजिए। कोई अलग से आपको डिप्लोमे की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है, बस एक अच्छा वक्ता आप होने चाहिए। ऐसा ही है क्या, बिल्कुल। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए बस आपकी, और हो गई होगी तो प्रधानमंत्री बनने के लायक आप बिल्कुल हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो यहाँ जो अभी योजना आयोग है, योजना आयोग प्लानिंग कमीशन का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होता है। अब योजना आयोग की अगर थोड़े से इसके बारे में जानना चाहें तो यहाँ पर देखिए, योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था है जिसका गठन 15 मार्च 1950 को एक कार्यपालिकीय आदेश द्वारा किया गया था। प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर
नीति आयोग के निर्माण की घोषणा की। तो यानी पहले क्या हुआ करता था, योजना आयोग, फिर उसका नाम बदल करके क्या कर दिया, नीति आयोग कर दिया। और कब किया, ये भी अच्छा प्रश्न बन जाता है, 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, तो इसका मतलब अगर योजना आयोग का अध्यक्ष पूछे या नीति आयोग का, बताना आपको प्रधानमंत्री ही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित होती है। जो अवशिष्ट शक्तियां होती है वो किसके हाथों में होती है, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार के। अवशिष्ट मतलब यानी बची कुची। भाई वैसे तो मैंने आपको बताया था कि 3 सूची होती है, एक तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब उनसे भी अगर कोई विषय ऐसे है जो उनसे भी अलग हो, वो किसके हाथों में आएंगे, वो केंद्र सरकार के। ठीक है, बिल्कुल। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हुए। तो आपके सामने आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है, भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है क्या, सशस्त्र बलों का समर्थन, यानी उसके पास खूब सशस्त्र बल है, ऐसा नहीं होता। और राज्यसभा का विश्वास, बिल्कुल नहीं, क्योंकि लोकसभा से संबंधित होता है प्रधानमंत्री, तो लोकसभा का विश्वास होना चाहिए, ये सही है। ठीक है, लोकसभा का विश्वास जब तक है तब तक ही प्रधानमंत्री अपने पद पर बना रह सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए और वो सफल हो जाए तो उसको अपना पद भी त्यागना पड़ सकता है, सरकार गिर जाती है फिर। इसके बारे में मैंने कल आपको बहुत अच्छे से समझाया था। चलो अगले प्रश्न पर आए। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, लोकसभा के कार्यकाल के साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राष्ट्रपति के कार्यकाल के साथ? बिल्कुल नहीं। जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो तब तक ही वो प्रधानमंत्री के पद पर आसीन रहता है। ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ आते हुए, भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? क्या निर्वाचन होता है प्रधानमंत्री के पद के लिए, या नियुक्ति की जाती है, या मनोनीत होता है? बिल्कुल नहीं। या चयन होता है? नहीं, ये नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा अन्य मंत्रियों को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त करता है। ठीक है, बाकी मंत्रियों को तो प्रधानमंत्री की सलाह पर, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगी राष्ट्रपति की सलाह पर। और कौन से अनुच्छेद संबंधित है प्रधानमंत्री से? 75A। ठीक है, ये आपका कवर हो गया। आगे बात करते हैं, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भैया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई? जो संसदीय प्रणाली है वो कौन से देश से, या कौन सा देश इसका स्रोत है जहाँ से इसको लाया गया? अमेरिका, रूस, ब्रिटिश या स्विस संविधान? बताओ कहाँ से लाई गई, कहाँ से ग्रहण की गई? तो भाई ये ब्रिटिश संविधान से। ठीक है, संसदीय प्रणाली कहाँ से? ब्रिटिश संविधान से। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सरकार के संसदीय रूप का विस्तार कहाँ से लिया गया? तो अभी अभी हमने जाना कहाँ से लिया गया संसद के, ब्रिटिश यानी ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है, आयरलैंड से क्या लिया गया था? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, बिल्कुल। और मूल अधिकार कहाँ से लिए गए थे? बताओ जल्दी से, फटाफट से। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? अपर क्या, आप लोअर हाउस भी बताओ और अपर हाउस भी, दोनों आपको बताने हैं। अपर हाउस किसको कहा जाता है और लोअर हाउस किसको? भाई अपर हाउस की बात करें तो राज्यसभा को कहते हैं, और लोअर हाउस किसको कहते हैं? लोकसभा को कहते हैं। हाउस ऑफ द पीपल्स किसको कहते हैं? वो भी लोकसभा को कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है कैसे? हर 5 वर्ष के बाद? नहीं जी, ऐसा तो नहीं है। हर 6 वर्ष के बाद? बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री की सलाह पर? नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं, यह इसका सही जवाब होगा। क्यों? क्योंकि राज्यसभा को भंग किया ही नहीं जा सकता है। वो तो हम
लोकसभा को कर सकते हैं भंग, राज्यसभा को नहीं। ठीक है, ये स्थायी निकाय है, बिल्कुल अस्थायी होती है क्या लोकसभा, राज्यसभा नहीं होती है स्थायी, इसको हम भंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब संसद से संबंधित आपके प्रश्न आएंगे सारे। पहले वन लाइनर की फॉर्म में कुछ यहाँ पर पॉइंट्स देख लेते हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। पहला है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? भाई राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं विधानसभा के चुने हुए सदस्य। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। और लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसके पास होता है? भैया राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, राष्ट्रपति जी के पास। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित रहने चाहिए? भाई लोकसभा की अगर बैठक आयोजित होती है तो उसके लिए कंपलसरी है कुल सदस्यों का 10वां भाग। ठीक है, कुल सदस्यों का 10वां भाग उपस्थित रहना चाहिए उस बैठक में। अगला है, यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि बिल मुद्रा बिल है अथवा नहीं? तो ये किसका कौन ले सकता है निर्णय? लोकसभा अध्यक्ष ले सकता है। ठीक है, धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेगा। लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो उसके पद से हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? प्रस्ताव पारित करना पड़ता है, तब जाकर के किसी लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से हटाया जाता है। चलो आगे बढ़े। आगे और कुछ पॉइंट्स हैं, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि भारतीय संविधान के अधीन विधान की जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, ठीक है, विधान की अवशिष्ट शक्तियां वो किस में निहित होती है? वो संसद में निहित होती है। लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है। लोकसभा अध्यक्ष अपने त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो ये कुछ समितियां होती है, लोक लेखा समिति, परिकलन समिति, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। लोकसभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष बनी उनका नाम है मीरा कुमार। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। संसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करेगा? तो ये करेगा चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की में किस संसदीय समिति की सामान्यतः अध्यक्षता विपक्ष के प्रमुख सदस्य द्वारा की जाती है? तो इस लोक लेखा समिति की अध्यक्षता करते हैं विपक्ष के प्रमुख सदस्य। भारतीय संसद की सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है? ये आपके प्रीवियस पेपर में पूछा जा चुका है, जो अभी मैं आपके सामने बोल रही हूँ। भारतीय संसद की सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है? तो प्राक्कलन समिति होती है। कौन सी? प्राक्कलन समिति। याद रखिएगा आप इसको, पेपर 2 में पूछा गया प्रश्न है। आगे चलते हैं। जब राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पद पर कोई भी कार्यरत न हो तब उसके रिक्त स्थान पर राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो उस समय कार्य करता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, जब राष्ट्रपति भी ना हो और उपराष्ट्रपति भी ना हो तो तब उस समय पर कौन संभालेगा कमान? भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालेगा। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? संसद हटा सकती है, और महाभियोग चलाया जाता है राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए। राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उठने वाले सभी जो संदेह होते हैं या विवाद होते हैं, उनकी जांच पड़ताल के जो निर्णय होते हैं वो सभी कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करता है। आगे बात करें तो राष्ट्रपति संघ सरकार को कोई भी कार्य किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकते हैं? तो राज्य सरकार से परामर्श करके ही सौंप सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में सही कथन क्या है? कि भाई प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात क्या करेगा? वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करेगा। दूसरा, प्रत्येक वर्ष के आरंभ में संसद का जो पहला सत्र होता है उसको भी संबोधित करेगा।
ये राष्ट्रपति के लिए है, दोनों बातें। आगे बात करें तो भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसको है? भाई आपातकालीन स्थिति घोषित करने का अधिकार भी राष्ट्रपति जी के पास है। देख लीजिए आप कितने अधिकार हैं। राष्ट्रपति किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकता है? ठीक है, यानी अगर कोई भी ऐसी स्थिति आ जाती है जहां पर तुरंत से धन की आवश्यकता है, ठीक है, तो आकस्मिक निधि होती है, वहां से धन की पूर्ति करता है राष्ट्रपति, वहां से धन दे सकता है। ठीक है, तो भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? भाई 5 वर्ष का होता है। कितना? 5 वर्ष का। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्ति कौन करता है? यहाँ भी राष्ट्रपति जी ही करते हैं। चलो अब क्वेश्चंस करेंगे, बहुत आपने इनके बारे में जान लिया। अब बारी आती है प्रश्नों की। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? तो क्या होगा यहाँ दोस्तों, 1 माह के भीतर ही उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा हो जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर आप लोग जानेंगे इसके बारे में। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352(1) के तहत की गई आपातकालीन स्थिति की घोषणा का अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा 1 माह के भीतर ही होना चाहिए, अन्यथा वह घोषणा परिवर्तन में नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसका मतलब 1 महीने के अंदर अंदर क्या करना चाहिए? अनुमोदन कर देना चाहिए। आगे बात करते हैं, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होते हैं किसके? राज्यसभा के, लोकसभा के, योजना आयोग के या विकास आयोग के। तो यहाँ ए ऑप्शन सही है, उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला? तो ऐसे कौन थे? वीवी गिरी। ठीक है, 2 बार इन्होंने क्या किया? भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला। आगे चलो, आगे आ जाता है आपके मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। यहाँ से बनने वाले कुछ पहले फैक्ट्स देखेंगे फटाफट से, फिर क्वेश्चंस। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है? तो विधि के समक्ष समानता कौन सा अनुच्छेद देता है भाई? अनुच्छेद 14। निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? अनुच्छेद 21 के। समता का हक, समता यानी समानता, धार्मिक आजादी, संवैधानिक उपचारों का हक, इन सभी को शिक्षा का हक में से भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता? इनमें से सभी को शिक्षा का हक की गारंटी नहीं देता, बाकी धार्मिक आजादी की भी देता है, समानता की भी, संवैधानिक उपचारों की भी। ठीक है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? भाई मौलिक अधिकार है। कौन से अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 32 में आता है, अगर आपको याद हो कल की क्लास कुछ भी। ठीक, आगे चलो। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? जो हमारे मूलभूत अधिकार है, मौलिक अधिकार है, वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका के। ठीक है, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से हमारे संविधान में लिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा इसको जूम कर लेती हूँ ताकि आप आसानी से देख पाएंगे। थोड़ा और बड़ा इसको करते हैं। अब देखिए आपको अच्छे से दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? ऑप्शन ए, संविधान के उल्लंघन के विरुद्ध संरक्षण, बी, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, या राज्यों के बीच परस्पर विवाद, या मूल अधिकारों का संरक्षण। तो मैंने आपको बताया था गाइस कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के पास मूल अधिकारों का संरक्षण की क्या होती है? अधिकारिता होती है, और दोनों ही 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं अगर कोई क्या करता है? मूल अधिकारों का हनन करता है। ठीक है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे? तो आप लोग जानते हैं प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में अभी 6 हो गए हैं। 7वां जो संपत्ति का अधिकार था वो मौलिक अधिकार से हटा करके उसको कानूनी अधिकार में शामिल कर दिया गया। ठीक है, बिल्कुल।
44वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। इसको संपत्ति के अधिकार को समाप्त, मौलिक अधिकार में से, ठीक है। तो कौन कौन से हैं मौलिक अधिकार अभी हाल ही में हमारे पास? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा और संस्कृति, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अच्छा, ट्रिक याद है कल वाली? समस्त शोध शिक्षा और संस्कृति के लिए किए जाते हैं, है ना, याद है वो? बहुत अच्छे तरीके से अगर आपको याद होगी तो आप गलत नहीं करेंगे कहीं भी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी या मूल अधिकार दिए गए हैं? गारंटी मतलब मूल अधिकार की ही है ना। तो कौन से भाग में है ये? भाग 3 में। इनका वर्णन संविधान के भाग 3 में देखने को आपको मिलता है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूल अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? कौन से अनुच्छेद के तहत ये अधिकार मिला हुआ है? तो आप जानते हैं अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी के तहत आप सीधे उच्चतम न्यायालय में भी जा सकते हैं अगर कोई भी व्यक्ति आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो, ठीक है। देख लीजिए आपके पास कितनी बड़ी पावर दी गई है अनुच्छेद 32 में। चलो, एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? जो रिट होती है वो किसके द्वारा जारी की जा सकती है? कोई उच्च न्यायालय के द्वारा या उप न्यायालय, प्रशासनिक अधिकरण या जिला न्यायालय। जिला न्यायालय नहीं कर सकता, ना ही उप न्यायालय, ना ही प्रशासनिक, बल्कि कोई भी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय ये रिट जारी कर सकते हैं, बाकी और कोई नहीं। इन दोनों के पास ये अधिकार है, ठीक है। अनुच्छेद 32 में तो सर्वोच्च न्यायालय के पास ये रिट जारी करने का अधिकार है और अनुच्छेद 226 के तहत कोई भी उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? निजी स्वतंत्रता का तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके तहत क्या होता है? इसमें निजी स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है, ठीक है, बंदी को। तो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जा सकती है? पहला, संपत्ति की हानि पर, या अतिरिक्त कर की वापसी पर, या दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी, या भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन। तो जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है वो दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी के दौरान की जा सकती है, ठीक। तो यहाँ देखिए आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान में किस प्रकार के रिटों की विशिष्ट व्यवस्था नहीं है? यानी जो वे 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? परमादेश शामिल है, बिल्कुल है। प्रतिषेध शामिल है, व्यादेश ये शामिल नहीं है, निषेध ये भी शामिल नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन की गड़बड़ी है, बाकी ये दोनों शामिल है और ये नहीं है। आपको ये एक ट्रिक से याद भी कराए थे मैंने कल, पांचों के पांचों, ठीक है। कौन कौन से थे? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। आगे बात करते हैं, उच्चतम न्यायालय के द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जा सकती है? तो 5 प्रकार की। कौन से अनुच्छेद के द्वारा? तो उच्चतम न्यायालय की बात की है तो अनुच्छेद 32 के द्वारा, ठीक है। और हाई कोर्ट की गई होती तो कौन सा अनुच्छेद? जल्दी से बताओ। चलो तब तक अगला प्रश्न करते हैं, निम्न में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है? अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? बताओ जल्दी से। अनुकूल नहीं है। अनुच्छेद 14 जो है समानता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, सही बात है। इन्होंने पूछा है अनुकूल नहीं है, यानी गलत ढूंढना है। अनुच्छेद 16 में समान अवसर, बिल्कुल। अनुच्छेद 17 में क्या है? उपाधियों का अंत, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उपाधियों का अंत तो अनुच्छेद 18 में होता है। इसका मतलब यही जो हम ढूंढ रहे हैं, कौन सा अनुकूल नहीं है, सही नहीं है, तो यही हो जाएगा। बाकी देखिए 18 में भी बात की गई है सैनिक उपाधियों की अनुमति, है ना। सैनिक उपाधियों की अनुमति है केवल, बाकी उपाधियों का यहाँ पर क्या किया गया है? अंत करने की बात की गई है। और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, ये वाला प्रावधान है, ना कि उपाधियों का समापन। चलिए आगे देखते हैं।
भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार है। ठीक है, ये कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार है और अनुच्छेद 21 में इसकी बात की गई है। निम्न में कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया? स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, समानता का अधिकार दिया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, संपत्ति का अधिकार नहीं दिया गया, इसको हटा दिया गया है, पहले था। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं कि संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा। तो अनुच्छेद 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में, ठीक है, 1978 में क्या किया गया था? जो संपत्ति का अधिकार है इसको मौलिक अधिकार से हटा करके जो कानूनी अधिकार है उनमें रखा गया था। और कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 300 का में, ठीक है, 300 का में इसको रखा गया था। चलो आगे बढ़ते हैं। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा विधिक अधिकार बन गया? भाई अभी तो बताया आपको, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, अब गलती की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है, क्या है? मौलिक अधिकार है? नहीं। प्राकृतिक अधिकार है? अरे भाई कैसी बात कर रहे हैं, प्राकृतिक तो कुछ भी नहीं है। नैतिक अधिकार है? नहीं। तो विधिक अधिकार है। ठीक है, यानी विधि या कानूनी अधिकार है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? अच्छा प्रश्न है। तो ये हटाया गया था मोरारजी देसाई की सरकार के समय पर। ठीक है, उस समय कौन सी सरकार थी? मोरारजी देसाई की सरकार होती थी। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा गया है, या संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार तो इन्होंने तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 में जिसका वर्णन है इसको ही माना है क्या? संविधान का दिल। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ दोस्तों हमारे आज के सारे प्रश्न जो है वो समाप्त होते हैं। यहाँ पर हम सभी प्रश्नों को कर चुके हैं और इन्हीं प्रश्नों की आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका कोई प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। सारे आपको अच्छे से याद हो चुके होंगे। अपना एक बार फिर से पॉलिटी की क्लास का रिवीजन आप लोग कर ले। अगर नोट्स नहीं बनाए हैं, नोट्स आप लोग बना लीजिए। पूरे नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दिए गए हैं। ठीक है, तो वहां पर जाकर आप अपने नोट्स चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से डायरेक्टली ज्वाइन कर लो। और बाकी दोस्तों क्लास को लाइक और शेयर करना आपने नहीं भूलना है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल और शेयर विद योर फ्रेंड्स। और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।